नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। और तेजी का 7वां दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज भी रफ्तार बनी हुई है। हालांकि रफ्तार की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आज बाजार में तो तेजी है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में आज डिक्लाइन ज्यादा है, एडवांसेस कम है। नहीं 1100 साढ़े 1100 शेयर तेजी में है और 1350 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज वहां पर थोड़ा प्रेशर है। तो आपको आज शायद ब्रॉडर मार्केट कमजोर दिखाई पड़ेगी, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर आज खरीदारी देखने को मिल रही है। बहरहाल निफ्टी की बात की जाए और सेंसेक्स की बात किया तो 84 अंक ऊपर निफ्टी है, 277 अंक ऊपर है सेंसेक्स। निफ्टी बैंक आज बैकफुट पर है, आधा % के आसपास का डिक्लाइन है। मिड कैप इंडेक्स 3.14% ऊपर कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो भारतीय बाजारों में आज एक और दिन जबकि खरीदारी है। और आज हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ वाराणसी से जैन साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करते आए हैं बुधवार के दिन। और जैन साहब, ये पहली चीज़ तो मुबारकबाद हो आपको, क्योंकि पिछली बार आपने बैंक बोला था तो बैंक चला। लास्ट वीक और लास्ट टू लास्ट वीक 2 बार से आप आईटी का जिक्र कर रहे हैं। आईटी बॉटम बन गया, आईटी बॉटम बन गया और कोई भी लार्ज कैप आईटी में शॉर्ट ना जाए, ये आपकी साफ राय थी। आज आईटी का दिन है और एक बढ़िया कमबैक आईटी ने दिखाया। तो पहले तो शुभकामनाएं। ये जबरदस्त चमत्कार कैसे कर लेते हैं? आप लोग का आशीर्वाद है सर। अरे सर, आप महाकाल की नगरी में बैठे और हम आशीर्वाद देंगे आपको, आप भी क्या बात करते हैं। खैर, तो जैन साहब क्या लग रहा है, बाजार एक बढ़िया तेजी दिखा चुका है, 7 दिन की अच्छी तेजी आई है, थोड़ा सा रिवर्सल बनता है क्या? हल्का फुल्का रिवर्सल बनता है सर। सुबह से निफ्टी शॉर्ट दिया था, बैंक निफ्टी शॉर्ट दिया था, काफी सारे पुट्स में बाई दिया था। अभी वीवैप के आसपास आ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन बना तो वापस से एक बार शॉर्ट देंगे। जो तेजी थी 13.5-14% की, वो आज ओपन हाई के साथ ऐसा लग रहा है कि अब उसमें एक ब्रेक लगा है। पुल बैक आना चाहिए। पुल बैक का पहला लेवल है बैंक निफ्टी पे, अगर आप पकड़ेंगे तो पहला लेवल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो परसों के सेशन में 2 दिन पहले जब गैप अप खुला था, थर्सडे के बाद जब मंडे बाजार खुला था, तो बड़े गैप अप के साथ बैंक निफ्टी खुला था, जो ऑल टाइम हाई में गैप अप खुला था। वहीं तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 54,467 यहाँ तक का एक पुल बैक बनना चाहिए ऑन बैंक निफ्टी। और निफ्टी में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 23,870 यहाँ तक एक डिप बननी चाहिए। तो अगेन मैं रिएटरेट कर रहा हूँ, यहाँ से आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग्स ओपन नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, कैश पे बैठे रहिए ऑन द डिप्स। जो भी स्टॉक्स रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करेंगे उनमें फ्रेश बाइंग हम इनिशिएट करते हुए देखेंगे। ओके, तो अब की बार की जो ड्राइविंग फोर्स हुई बाजार की, वो कौन होगी? कि आईटी ने पुल बैक दिखा दिया, बैंक्स का अपना काम पूरा हो चुका है, ऑल टाइम हाई हिट हो गया, अब क्या रिलायंस? देखिए, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ मेरे लिए 1325 1326 की जोन आते हुए दिख रही है। वहां पे अगर रेजिस्टेंस मिला तो प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। बट मेजर फैक्टर जो रहेगा, पहले फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स चले ऑल टाइम हाई बना, फिर बैंकिंग स्टॉक्स चले ऑल टाइम हाई बना। यहाँ से अब मैं नया ऑल टाइम हाई देख रहा हूँ मेटल स्टॉक्स में। मेरे को मेटल स्टॉक्स में यहाँ से नया ऑल टाइम हाई बनते हुए दिख रहे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी बनी रहेगी, बट मेटल्स के बाद कहीं जाके उनमें ऑल टाइम हाई बनेगा। तो फिलहाल के लिए मेटल्स बाई करके चलिए। उसके बाद जब मेटल कंप्लीट होगी तो ऑयल एंड गैस में दिखेगा। बट आईटी में जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा, अभी बाउंस बैक दिख रही है। बाउंस बैक में इंफोसिस का हमने टारगेट जो डिस्कस किया था 1522 डिस्कस किया था। 20 डे मूविंग एवरेज पहला रेजिस्टेंस था, वहां पे आ चुका है। आज का हाई बिल्कुल 1487 20 डे मूविंग एवरेज पे बना है। एक आध दिन में स्लाइड थ्रू करके 1522 का टारगेट कंप्लीट कर देगा। और टीसीएस में 3509 का हमने टारगेट डिस्कस किया है, वो भी आते हुए दिख रहा है ऑन द बाउंस बैक। तो बाउंस बैक प्ले करना है आईटी में, केवल इन्फोसिस टीसीएस प्ले करना है। एचसीएल टेक का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो इन्फोसिस टीसीएस को आप पुल बैक में प्ले करिए, बाकी किसी को नहीं। तो जरा एक भाई निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी लेकर आइए कि यहाँ पर आज बाइंग है। आज निफ्टी के टॉप 4 गेनर्स जो हैं वो चारों आईटी हैं, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो। आज एक अच्छा दिन आईटी के तौर पर। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा सा प्रेशर जो आया वो है ग्रासिम, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आइशर मोटर। यानी कि जो हाल के परफॉर्मर थे वो अब थोड़ा बैकफुट पर हैं और जो बैकफुट पर थे वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में आज खरीदारी देखने को मिल रही है, वारी में नंबर्स के बाद, एयू में नंबर्स के बाद, कोफोर्ज और केपीआईटी में, मिड कैप आईटी में से। इसके अलावा अगर गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो वोल्टास, ओला इलेक्ट्रिक, एम&एम फाइनेंशियल और मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप साइड पर जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें से रेडिंगटन, न्यूजन सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट, साइंट,
चारों के चारों स्मॉल कैप आईटी जो कि चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और बैकफुट पर आज थोड़ा सा कामकाज करते हुए अगर स्मॉल कैप साइड पर कुछ है तो उसमें थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है डाइवर्सिफाइड स्पेस के अंदर, जहाँ पे आज के सत्र में एंजल वन, क्रॉम्पटन, हिमाद्री, केफिन टेक थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैन साहब जरा एक शेयर देखना आप, हीरो मोटोकॉर्प, सिचुएशन वाइज ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में इसमें अगले कुछ समय में शायद मूव आना चाहिए, आप कैसे रीड कर रहे हो इसे? सर हीरो मोटोकॉर्प आपको याद होगा 3490 का स्विंग लो बना था और 7 अप्रैल को 3490 के स्विंग लो को स्वीप करके हैमर बना था। तो 3490 से अपन डिस्कस करते आ रहे हैं कि 4137 का टारगेट आएगा। अब ये उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज सेकेंड डे इनसाइड बार है, इससे जैसे ब्रेकआउट मिलेगा 4137 तक के टारगेट स्टॉक में मिलेंगे। तो आईटी और ऑटो दोनों में बाउंस बैक दिख रहा है। बाउंस बैक के लिए आज से हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा सा अच्छा स्ट्रेंथ दिख रही है, तो 4137 तक के लिए लॉन्ग प्ले किया जा सकता है। कहां तक आप देख रहे हो इसको एक्सटेंड होते हुए जैन साहब? 4137 प्रोबेबली 2 हफ्ते में आ सकता है सर। 4137 का टारगेट 1 से 2 हफ्ते में मिलना चाहिए। चलिए, तो 4100 के तक के जोन शायद खुलते हुए दिखाई पड़े, इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखिएगा। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे दर्शकों से। और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले आप 9311211874 ये व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। साथ साथ आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। इसके अलावा आप फेसबुक, यूट्यूब पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी अपने सवाल को पूछ सकते हैं और हमारे साथ राय ले सकते हैं जैन साहब की। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। जैन साहब, मनीष जायसवाल साहब का सवाल आया है। इनके पास आइनॉक्स विंड का 155 रुपए की बाइंग के खरीदे हुए शेयर है 556। आइनॉक्स विंड चलना शुरू हुआ है और वारी के नंबर्स के बाद तो वैसे ही टेलविंड मिल गया इस पूरे सेक्टर को, करना क्या चाहिए? सर 1 सेकंड का समय लूंगा। अपने व्हाट्सएप नंबर अभी बताया क्वेरी पूछने के लिए। अभी एक हमने अपने ऑफिस की तरफ से लगभग 100 लोगों से एक इंस्टाग्राम अकाउंट रिपोर्ट कराया था जो मेरे नाम पे बना हुआ था। व्हाट्सएप पे वो कुछ प्रीमियम ग्रुप चला रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। तो एक चीज याद रखिए कि मैं किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेता हूँ। मेरे सिर के ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको जो भी क्वेरी है पहले इस नंबर पे कंफर्म कर लीजिए। किसी भी तरह का पैसा मैं चार्ज नहीं करता हूँ। मेरे नाम से कोई भी पैसा मांग रहा है, कल एक क्लाइंट का एक सज्जन का फोन आया था, लैंडलाइन पे 10,000 रुपए उनसे ले लिए गए। काफी तकलीफ होती है अगर आप इस तरीके से अपना पैसा लूज कर रहे हैं। मैं कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता हूँ। ऊपर जो नंबर दिया गया है इस पे कोई भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगेन मैं बार बार मल्टीपल शोज में रिपीट करता हूँ, कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता हूँ मैं। ऊपर नंबर दिया गया है, इस पे पहले एक बार कंफर्म कर लीजिए। किसी को भी पैसा देने से पहले आपको यही जवाब मिलेगा कि हम ब्रोकिंग कंपनी हैं, हम किसी तरह का पैसा नहीं चार्ज करते हैं। तो दैट बीइंग सेड, इंडोविंड पे वापस लौटे। आइनॉक्स विंड पे सब बॉक्स बना है, बॉक्स का लो प्रोटेक्ट हुआ था 7 अप्रैल के गैप डाउन में। वहां से 3-4 गैप के साथ स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाया है और जैसा आपने कहा कि वारी के रिजल्ट के साथ टेलविंड मिला है, तो बॉक्स का अपर एंड 188.80 रुपए ये लेवल आते हुए मुझे दिख रहा है। 188.80 अगर निकलता है तो फिर क्या होगा। वीकली पे एक बॉक्स बना हुआ है, वीकली पे एक कैंडल बनी थी मार्च के एंड में, जिसका हाई लो है 188.80 और 130.20। इस बॉक्स के अंदर मल्टीपल इनसाइड बार्स हो चुकी हैं वीकली पे। अब यहां से अगर 188.80 निकलता है तो ये बाउंस बैक 215 तक भी एक्सटेंड कर सकता है। बाइंग कब करनी है? या तो आज ही बाइंग कर लीजिए, आज का लो स्टॉप लॉस लगा के 188.80 के लिए। और अगर स्विंग ट्रेड करना है तो 188.80 राउंड फिगर 190 पकड़ लीजिए। 190 निकलने के बाद अगर बाइंग करते हैं तो 215 और फिर 215 के बाद 240 करीब के टारगेट मिल सकते हैं। तो एग्रेसिव ट्रेडर है यहीं पे लीजिए 188.80 के लिए। सेफ ट्रेडर है तो 190 के ऊपर क्लोज होने का वेट कीजिए, तब बाइंग बनेगी। तो 190 के ऊपर अगर बंद होता है तब आप इस पे बाय करिए, और अदरवाइज आपको एक रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से भी कामकाज कर सकते हैं। सुनीता पांडे जी का सवाल है वारी एनर्जीज को लेकर। ये पूछ रही हैं टारगेट्स क्या है। इनके पास 2400 रुपए के दाम पर ये शेयर है, अब क्या करें? और देखिए वारी एनर्जीज में जब लो स्वीप होना स्टार्ट हुआ था 7 अप्रैल के गैप डाउन में, इसने अपना स्विंग लो 2026 के नीचे खुला था, ओपन लो था। हाईएस्ट पॉइंट पे आके क्लोज करके स्ट्रेंथ प्रूव कर दी थी कि लो स्वीप हुआ है, वीक लॉन्ग से एलिमिनेट हो चुके हैं, स्टॉक को ऊपर जाना है। पहली अपसाइड 2721 तक की थी जो बाउंस बैक टारगेट था, लेकिन अच्छे रिजल्ट ने
उसको एक्सटेंड करा के ऊपर में 3030 का जो रेजिस्टेंस था उसको भी पार करा रहा है। अगर ये मोमेंटम बना रहा, 3030 के ऊपर अगर ये स्टॉक बना रहा, तो 3445 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहां तक ये स्टॉक आ सकता है। तो आपको एक रणनीति बताई गई है, उसके अलावा इसके हिसाब से ही आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। प्रदीप दिदवानिया साहब पूछ रहे हैं कि अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स से रिलेटेड कितना अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें? देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट सर, ये भी जब बॉक्स लो तोड़ रहा था 28 फरवरी को, तब भी मैं बार बार कह रहा था कि लार्ज कैप्स में जब भी बॉक्स लो तोड़ता है एग्रेसिव सेलिंग नहीं करना चाहिए। उस लो जो तोड़ा है उसके फेलियर का अगर वेट करेंगे, क्योंकि कोटक बैंक में हमने बड़ी अपमूव खेली थी 1620 रुपए से, आज 2200 रुपए हो गया। तो जब ये एक 10,462 इसके लो को तोड़ के जब फेल किया, तब से हम 12,000 ऑल टाइम हाई की बात कर रहे थे, वहां तक आ गया है। अब मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब का वॉल्यूम बना हुआ है, ये 12,000 12,100 का ब्रेकआउट लेगा और 14 साढ़े 14,000 तक ऊपर में जाएगा। तो वन ऑफ दोज काउंटर जहां एक्सट्रीम रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहां पे आपको बड़ा पैसा लगाना चाहिए, तो वो है अल्ट्राटेक सीमेंट या पूरा सीमेंट सेक्टर। लार्ज कैप सीमेंट, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं, लार्ज कैप सीमेंट में पैसा लगाना चाहिए। अगले 6 महीने में बहुत बेहतरीन पैसा बनेगा। तो लार्ज कैप सीमेंट में आप पैसा लगाइए। श्री सीमेंट, जेके सीमेंट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। अल्ट्राटेक अगला स्टॉक होगा जो अपने ऑल टाइम हाई पर आना चाहिए। वैसे भी फंडामेंटल वाइज इसके सामने कोई नहीं खड़ा। 200 मिलियन टन की कैपेसिटी के सामने जो भी ग्रुप है वो आधी मिलियन टन, मतलब आधी कैपेसिटी में 100 मिलियन टन की, तो अल्ट्राटेक मस्ट हैव वैसा भी स्टॉक है पोर्टफोलियो का। इसके अलावा एक सवाल आया है मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर। शॉर्ट टर्म के लिए अंशुल सर ये आपसे टारगेट पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैक्स हेल्थ केयर बोला ना आपने? जी जी। मैक्स हेल्थ बेहतरीन स्ट्रक्चर है सर, बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं, ये लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 73,000 करोड़ का फ्री फ्लोट है। हाँ, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन स्ट्रक्चर बना है, 70 दिन का कप हैंडल पैटर्न बन रहा है, हैंडल बना के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। जैसे चार्ट पे आप राइट साइड स्क्रीन में देखेंगे, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। अगर किसी को लेना है तो छोटी क्वांटिटी में यहाँ ले लीजिए, 1060 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। बड़ी क्वांटिटी में कब करना है? बड़ी क्वांटिटी में आपको तब ऐड करना है जब 1186 1200 का रेजिस्टेंस निकले, तब बड़ी क्वांटिटी में ऐड कर लीजिएगा। मतलब अगर आपको 100 लेना है तो 15-20 यहाँ पे ले लीजिए, बाकी 80 1186 1200 की रेंज के ब्रेकआउट पे लीजिएगा। दोनों केस में इसका टारगेट 14 साढ़े 1400 रुपए बनेगा। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट जो आया था, ग्रोथ थोड़ी सी कम मिली, बट सस्टेनेबल रिजल्ट है। एक आध क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ वाली अर्निंग्स आ जाएगी, तो एकदम मोमेंटम बनेगा। 1450 का टारगेट आराम से टेस्ट कर लेगा। ओके। चांद शेख साहब का एक सवाल आया है साइंट लिमिटेड पर। वो पूछ रहे हैं कि आप क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं इसमें? और देखिए साइंट अगेन आईटी कंपनी हो गई। आईटी कंपनी में बाउंस बैक तो दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाउंस बैक बड़े काउंटर्स में दिख रहा है। ये फॉल करता है मिड टू स्मॉल कैप कैटेगरी में। 13,700 करोड़ का मार्केट कैप है, 10,000 करोड़ का फ्री फ्लोट है, तो फ्री फ्लोट भी बहुत बड़ा है। तो थोड़ा सा बाउंस बैक में दिक्कत करेगा, बट हाँ बाउंस बैक में 1351 तक का टारगेट मिल सकता है। 1351 निकलता है, 1390 1351 मतलब 1400 मेजर रेजिस्टेंस जोन बनेगी, तो वहीं तक बाउंस बैक मिलेगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, बाउंस बैक प्ले करना है तो इन्फोसिस टीसीएस के अलावा किसी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है, इन्हीं दो में बाउंस बैक प्ले करना चाहिए। ओके। आदर्श पांडे साहब का भी एक सवाल है। एक तो पहले एम्फेसिस पे 2950 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और दूसरा एंजल वन 2500 रुपए के दाम पे खरीदारी है। क्या करें इन दोनों में? सर एंजल वन में यहाँ पे रिजल्ट के बाद थोड़ा सा मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ था, बट आज के सेक्शन में फेड हो रहा है। तो उसकी वजह यही है कि मार्केट में थोड़ा सा ट्रेडिंग एक्टिविटी है। बट 52 डेज का कप हैंडल पैटर्न बना है 44% की फॉल के बाद। तो अगर ये पैट और आज बिल्कुल नेकलाइन को रिजेक्ट किया है, तो अब यहाँ से 2540 2545 ये रेंज अगर निकाल लेता है काउंटर, तो इसमें एक्सट्रीम स्ट्रेंथ आ जाएगी और करीब करीब 2800 से 2900 के टारगेट मिलेंगे। प्रीएम्प्टिव यहाँ पे बाई करना है? बिल्कुल नहीं करना है। बाई कब करना है? जब 2550 के ऊपर ये सस्टेन करने लगे वॉल्यूम के साथ,
तो ही बाई करना है, क्योंकि ये भी मिड कैप कैटेगरी में फॉल करता है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी जब तक कंफर्म स्ट्रेंथ ना हो, बाइंग अवॉइड करना चाहिए। कंफर्म स्ट्रेंथ 2550 के ऊपर आई। इसके अलावा सनी कुमार साहब का एक सवाल आया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। इन्होंने 65 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। और दूसरा बजाज हाउसिंग 129 रुपए के दाम पे खरीदारी। आज नंबर्स भी आने बजाज हाउसिंग के। लंबी अवधि का व्यू है, करना क्या चाहिए? ये वाराणसी से ही है, आपके ही क्षेत्र से। अच्छा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 125-50 का रेजिस्टेंस निकला है। अगला रेजिस्टेंस 147-70 पे है, बहुत आराम से आते हुए दिखेगा। ये वो स्टॉक है जिसमें आपको मंथली वीकली कोई भी एसआईपी करनी है तो एसआईपी करके भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट शायद लास्ट ईयर का पूरा अर्निंग्स इसने एक क्वार्टर में ही निपटाया है। 3 क्वार्टर अभी बचे हुए हैं, तो उस हिसाब से एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट रिजल्ट मैंने जो पढ़े थे बहुत अच्छे आए हैं। उस हिसाब से काउंटर में 125-50 का ब्रेकआउट भी आया है। 147-50 का शॉर्ट टर्म टारगेट है। शॉर्ट टर्म मतलब 1.5-2 महीना, और वो निकलता है 147-50, 150 निकलता है तो स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये एसआईपी काइंड ऑफ स्टॉक है। आराम से अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो बाइंग भी कर सकते हैं, और एसआईपी कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। दूसरा आईडीएफसी जो इन्होंने पूछा है, लगभग 47.7% फॉल के बाद रिवर्स किया है, अच्छा रिवर्स किया है। डेली पे लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर तोड़ा है, तो 50% रिट्रेसमेंट पूरी फॉल की 76 पे है। 76 रुपए तक ये काउंटर आराम से आ सकता है ऊपर में। तो आपको एक राय दी गई है बजाज हाउसिंग के संदर्भ में भी। तो एक और सवाल जो मेरे पास आया है जैन साहब, उसमें ध्रुव पाठक साहब का सवाल है। लाइका लैब और कॉन्फिडेंस पेट्रो, इन दोनों पर ये एक सवाल पूछ रहे हैं, और साथ साथ यही पूछ रहे हैं क्या कैश पे बैठना इन लेवल्स पर ठीक है? देखिए, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर में है तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वीकर काउंटर्स को बेच के उनसे छुटकारा पा लेना और कैश पे आ जाना, क्योंकि डिप पे, इस डिप पे आप जब मिड कैप स्मॉल कैप जिनमें अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी, उन काउंटर्स में बड़े मूव आते हुए दिखेंगे। आज ही हमने अपने जो लक्ष्मी जी का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एनआईटी बाई दिया था। आज ही के आज वो 9%, 9.5% चल गया। हमने डिलीवरी दिया था कि 3-4 दिन में चलेगा, आज ही के आज चल गया। तो जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अब वो मिड कैप स्मॉल कैप प्ले करने लायक हो गए, बट उनमें कॉन्फिडेंस पेट्रो नहीं फॉल करता है। एक्सट्रीमली वीकेंड काउंटर है। ऊपर से 120 से लगभग 40 रुपए तक की पिटाई हो चुकी है। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद स्टॉक में केवल 57 हफ्ते में 61% की फॉल दी थी। वीकनेस बहुत ज्यादा है, बाउंस बैक में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। खींचने के लिए एक बार 65-66 तक खींच सकता है, बट बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। वहीं लाइका लैब्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, वीकली चार्ट पे डबल बॉटम बना रहा है, बट अगेन ये भी 2021 में बाइंग क्लाइमेक्स किया था 260 पे, उसके बाद से काउंटर कुछ भी नहीं कर रहा है। फॉल के बाद रेंज बनी हुई है 94 से लेके 167 की। अच्छी चीज ये है कि रेंज के बॉटम से चल रहा है, तो एक बार 140-167 तक की अपसाइड मिल सकती है। तो कॉन्फिडेंस पेट्रोल से निकल जाएंगे, बेटर रहेगा। लाइका लैब्स यहाँ पे एवरेज या फ्रेश बाई होल्ड कर सकते हैं, ऊपर में 140-167 तक के लिए। तो आपको लाइका लैब और कॉन्फिडेंस पेट्रो दोनों को लेकर एक राय आपने सुनी भी। वारी पे हम बातचीत कर ही चुके हैं। एक सवाल जबलपुर से आया है नीतीश केसरवानी साहब का, आपके बड़े प्रशंसक भी हैं। इनके पास 400 शेयर हैं आइनॉक्स ग्रीन के। अभी हम आइनॉक्स विंड की बात कर रहे थे, आइनॉक्स ग्रीन के। यहां क्या करना चाहिए? स्क्रीन में सर, ये लास्ट वीक में जो मूव आया है बहुत बेहतरीन मूव है। लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर तोड़ा है 135 रुपए पे, और उसी को सपोर्ट बनाया है। अब जब तक ये स्टॉक 142 143 की जोन होल्ड कर रहा है, इसमें बाउंस बैक एक्सटेंड करके 170 तक जा सकता है। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो छोटी एकदम छोटी क्वांटिटी में एक बार बाइंग ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 134 रुपए का बनेगा, टारगेट आपका 170 रुपए का बनेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एकदम छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो एकदम छोटी क्वांटिटी के अंदर आप ट्रेड करिए, वो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। एक लद्दाख से सवाल आया है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एचडीएफसी ज्यादा बेटर कौन सा है खरीदारी करने के लिए? ये कैश पर बैठे हैं। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एचडीएफसी बैंक। एनी डे सर, ऑन द डिप्स एचडीएफसी बैंक एनी डे। एचडीएफसी बैंक में हमने डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1880 के आसपास, और एक बड़ा गैप 1840 के आसपास छूटा है। तो 1880 1840 की जोन में जहां भी आपको बुलिश एविडेंस मिले, एचडीएफसी बैंक भर लीजिएगा। कंपैरेटिवली जेएसडब्ल्यू एनर्जी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो खराब जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी नहीं है, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं है।
जितनी एचडीएफसी बैंक में। एनी डे आप कंपेयर ही गलत कर रहे हैं। एक तरफ लार्ज कैप एचडीएफसी बैंक, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, और दूसरी तरफ एनर्जी से जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो कि मिड कैप स्पेस पे आती है। सो कंपैरिजन इन दोनों का नहीं है वैसे तो, लेकिन आपको कोई भी ड्रॉप मिले तो एचडीएफसी बैंक इज द बेस्ट बाय। मोहित जी का एक सवाल है कि सर पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उनके पास ऑलरेडी, और 10 से 12 साल के लिए वो मिड कैप या लार्ज कैप भी ऐड करना चाहिए या सिर्फ स्मॉल कैप ही भर के रखें? देखिए, ये एकदम थंब रूल है कि अगर आप 5 साल, वैसे तो 3 साल होना चाहिए, 5 साल से ऊपर का आपका नजरिया है और आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, अगर आप स्मॉल कैप फंड में एसआईपी नहीं कर रहे हैं तो आप गलती नहीं, आप पाप कर रहे हैं, आप पापी हैं। आपको 5 साल से ऊपर अगर व्यू है स्मॉल कैप फंड्स में, लेकिन वो भी फिर फ्रंटलाइन जो एएमसी है, जैसे एचडीएफसी हो गया, निप्पॉन हो गया, बिरला हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इन 4 के बाहर नहीं जाना है। ये 4 बड़ी और एथिकली स्ट्रांग म्यूचुअल फंड कंपनीज है, इनके स्मॉल कैप फंड को पकड़िए, इसमें एसआईपी कीजिए अगर 3 से 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया है। मैं पर्सनली यही चीज करता हूँ, और अब तक पिछले 8 साल, 6, 7, 8 साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न बने हैं, और अगले 20 साल भी मेरे को इनमें बहुत बेहतरीन रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। 4 फ्रंटलाइन की कोई भी एएमसी में से एक पकड़ लीजिए, उसमें स्मॉल कैप की एसआईपी कीजिए। नहीं, लेकिन जैन साहब सिर्फ ऐसा स्मॉल कैप रखें, ये सवाल था। बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से क्योंकि मैं एग्रेसिव प्लेयर हूं और मैं अच्छे फंड मैनेजर को पैसा दे रहा हूं, तो मैं यही मानूंगा कि मैं स्मॉल कैप करूंगा। अगर आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है, मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल स्मॉल कैप में हूं। अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो फिर स्मॉल कैप की जगह आप मिड एंड स्मॉल कैप फंड में कर लीजिए, तो थोड़ा उसमें मिड कैप हो जाएगा, थोड़ा स्मॉल कैप हो जाएगा। बट अगर 3 साल से ऊपर का नजरिया है तो लार्ज कैप कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट कोई भी 30% गिरा हुआ स्टॉक ले लेंगे तो 18-20% का, मतलब 12-15% का रिटर्न आप खुद ही बना लेंगे। तो जब अच्छे फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं तो थोड़ा एग्रेसिव प्ले कीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप जो ब्लेंड होता है मिड एंड स्मॉल कैप फंड, उसमें कीजिए। बट मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पर्सनली स्मॉल कैप कर रहा हूँ, अच्छे रिटर्न्स पाया हूँ, तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ। इनफैक्ट जैन साहब कल या परसों एक शो कर रहा था, परसों फाइनेंस का मैं, तो वहाँ जो गेस्ट आए थे उन्होंने एक लाइन बोली थी, वो लाइन मैं आज भी दोहरा देता हूँ। वो लाइन ये थी कि नमक खाने में स्वाद अनुसार और पोर्टफोलियो में रिस्क औकात अनुसार होना चाहिए। सो क्योंकि आपने पूरी तरह से एग्रेसिव होकर स्मॉल कैप ले रखा है, सो निवेशकों को यही राय दूंगा कि वो जैन साहब का एपेटाइट है, आप उस एपेटाइट को कॉपी तब करिएगा जब जैन साहब जितना आप में रिस्क एपेटाइट हो। अगर नहीं है तो आप उतना ही रखिएगा जितना आप मैनेज कर पाएँ। रिस्क का मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। जैन साहब को ये पता है कि उन्हें निकलना कब है, आम तौर पे लोगों को ये पता नहीं होता उन्हें निकलना कब है। सो इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप अगर स्मॉल कैप पे पूरी तरह से जा रहे हैं तो जैन साहब खुद भी कह रहे हैं कि थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लीजिएगा अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो। इस पार्ट को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, BK मंडल साहब हैं औरंगाबाद से। मंडल साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर जैन सर को भी नमस्कार। नमस्कार मंडल साहब। सर मेरा अनंतराज पर सवाल है, मैंने दिया था 493 पर। ओके, 493 तो सर टारगेट कितना पकड़ है अभी इंट्राडे में? इंट्राडे में आपने लिया है? हाँ बोल, इंट्राडे में नहीं लिया, डिलीवरी में लिया। हो सकता है आजकल 1-2 दिन में भी होल्ड कर सकता हूँ मैं। ओके, तो जैन साहब इन्होंने खरीदारी की है 1385 शेयर अनंतराज के 493 में। अभी तो मुनाफा है 4-5 रुपए का, लेकिन 1 दिन 2 दिन या मतलब नियर टर्म में कहाँ तक आप जाता हुआ देख रहे हो सर? सर देखिए, 63 दिन में 60% पिटा है, काउंटर एक्सट्रीम वीकनेस है, लेकिन बाउंस बैक बना रहा है। 10-20 डे मूविंग एवरेज निकाला है और अब उसी को सपोर्ट बना रहा है। तो 558, और अगर 558 निकालता है तो 662, ये 2 लेवल आ सकते हैं ऑन द बाउंस बैक। बट ये चीज याद रखिए कि एक्सट्रीमली वीक काउंटर है, बाउंस बैक में सेल करना चाहिए। तो एक्सट्रीमली वीक शेयर है, तो आपको कहीं भी इसमें तेज़ी मिल रही है, आपको और अच्छा गेन आ रहा है तो आप निकलने की कोशिश करिए, और ज़्यादा बेटर यही सिचुएशन रहेगी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू हमें जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। IOC निहारिका पूनावाला जी के पास है 130 रुपये की बाइंग पर। क्या ये 139 का रेजिस्टेंस निकल पाएगा, और क्या रिलायंस में 1295 रुपये पर सप्लाई आएगी? आपकी राय क्या कहती है जैन साहब?
सर 1295 पे तो सप्लाई नहीं दिख रही है रिलायंस पे, क्योंकि अगर होनी होती तो यहाँ से अभी तक रिवर्स कर गया होता। तो अगर 2 दिन से उसको सस्टेन कर रहा है, मतलब जो भी सप्लाई है वहां पे उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 1295 में बुक नहीं किया है। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से 1325 का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। दूसरा आईओसी, आज थर्ड डे है जहां 138 139 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। एक आध दिन जब मार्केट ठीक ठाक मूड में रहेगा तो मोस्ट लाइकली या तो गैप के साथ निकालेगा, और नहीं भी गैप के साथ निकालता है तो इंट्राडे में ब्रीच करेगा। अगला टारगेट जो मेरा इसके ऊपर आता है 139.80 के ऊपर, मतलब 139.80 का जो ब्रेकआउट बनेगा, उसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 145.10, और टारगेट आएगा करीब पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 149.54। तो मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ब्रेकआउट आना चाहिए 140 का, उसके बाद 145 और 149.50, ये दो टारगेट मिलेंगे। ओके। दीपेश कोंडल साहब की एक शिकायत है कि अंशुल सर आपके बड़े फैन भी हैं वो, लेकिन आप तक सवाल नहीं पहुंच पाता है। तो लीजिए, हिमाचल से हैं वो, अब सवाल ही पहुंच गया। उनका सवाल है कि 24,200 की पुट उन्होंने 70 रुपये पर ले रखी है, एक्सपायरी का नज़रिया है जो कल ही है, सो क्या करना चाहिए इन्हें? अच्छा, निफ्टी वीवैप के पास खड़ी है। अगर यहाँ से सेलिंग आई, एक्सपेक्टेड है कि आनी चाहिए, जैसे ही आएगी सेलिंग तो आज नया डे लो बनता हुआ, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि यार नया डे लो बनाएगा। सुबह जो लो बना है, बाउंस किया है जहाँ से, वो लो या तो टच होना चाहिए या टूटना चाहिए। तो एक बार के लिए आप अपनी पुट होल्ड कर सकते हैं, बट दैट बीइंग सेड टाइम वैल्यू बहुत तेजी से एरोड होती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सर आपने जब पुट ले रखी है तो आप मोमेंटम को चेज करिए, वो ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए आप होल्ड कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन यूनिक क्रिएटर के हिसाब से एक सवाल आया है, 115 रुपये के दाम पर बाय किया हुआ है, क्या किया जाए इसमें? तो एनटीपीसी ग्रीन में हमने बाउंस बैक टारगेट 111.50 मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था। परसों भी 3 दिन पहले थर्सडे को भी वहीं पे रिजेक्ट किया था, और आज वेडनेसडे आ गया है, एक हफ्ते बाद उसी लेवल को रिजेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ से जो नीचे से बाउंस बैक के टारगेट थे कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर 111.50 113 इस रेंज को निकालता है तो फिर बाउंस बैक थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, बट पूरे मूव में बहुत अच्छे कोई वॉल्यूम नहीं रहे, तो उम्मीद कम है। बट अगर निकाल देता है 111.50 113, तो 120 रुपए 70 पैसे तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगर नीचे में लिया है और प्रॉफिट मिल रहा है तो एटलीस्ट 50% बुक कर लेना चाहिए। तो आपको एक राय दी गई है इसके संदर्भ में। प्रीति अग्रवाल जी के पास सोम डिस्टिलरी के शेयर हैं 130 रुपये के दाम पे, और जैन साहब इस पे हमारी कई बार बात हुई और एक बढ़िया तेजी इसने दिखा भी दी। अब क्या करा जाए? अरे सर, बड़े वो एक शेर है ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, चला भी लेकिन 6-7 दिन बड़ा मतलब पूरा पेशेंस टेस्ट करने के बाद कल के सेशन में अच्छा मूव आया। टारगेट अपना 144.80 का था ब्रेकआउट का, आज का हाई बना है 144.30। तो एक बार के लिए यहाँ से प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठना चाहिए। नेक्स्ट राउंड में जब 145 के ऊपर टिके तब री एंट्री बनेगी, और ये शायद वापस नया ब्रेकआउट आते आते आधा हफ्ता टाइम ले सकता है। एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, 145 के ऊपर दोबारा एंट्री बनेगी। तो 145 के ऊपर दोबारा एंट्री करिएगा। अभी के लिए आप प्रीति जी थोड़ा मुनाफा लेकर निकल जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक दर्शक और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, अब्बास जैदी साहब मौजूद हैं जबलपुर से। जैदी साहब नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार जैदी साहब। सर बिग फैन ऑफ अंशुल सर। सर हम भी बहुत बड़े फैन हैं, मिलते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन फैन हम भी इनके काफी बड़े हैं। बताइए जैदी साहब। दिस इज माय फर्स्ट टाइम सर, मैंने फर्स्ट टाइम किया और कॉल कनेक्ट हो गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब, पहली बार हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपसे रेगुलर बात करते रहेंगे कभी ना कभी। आज का सवाल है आपका। सर बिल्कुल सर, मेरे पास JWL के शेयर्स हैं। ओके। 328 के भाव से 100 शेयर है। ठीक है, तो क्या करें सर, उसको अभी निकाल दें कि होल्ड करें? तो जैदी साहब नजरिया क्या रखते हो आप इसमें? सर नजरिया क्या है कि डाउन जाने से पहले पहले प्रॉफिट बुक कर लें, और अच्छा। टाइम की कोई लिमिट नहीं है। टाइम की कोई लिमिट नहीं है। तो जैन साहब, जुपिटर वैगन, इस पे सवाल आमतौर पे आते ही आते हैं हर बार जब भी हम शो कर रहे होते हैं। करीब इनकी खरीदारी है 328 की, अभी तो ये मुनाफे में है रफली 50-60 रुपए के आसपास के, क्या किया जाए उसमें? सर एक बार आधी प्रॉफिट बुक करके आधी क्वांटिटी 445 के लिए होल्ड करना चाहिए। 445 बहुत मेजर रेजिस्टेंस है।
निकलेगा नहीं निकलेगा कहना बहुत मुश्किल है, बट एक बार आधी प्रॉफिट एटलीस्ट बुक कर लीजिए, आधी प्रॉफिट 445 के आसपास बुक कर लीजिएगा। तो जैदी साहब अभी तो आप थोड़ा सा मुनाफा ले लीजिए, बाकी मुनाफा थोड़ा या आधा, और बाकी मुनाफा आप 445 के हिसाब से वेट करिए, 445 आए वहाँ पर आप और पैसा बुक करके निकल सकते हैं। तो ये राय आपको जैन साहब की तरफ से आई है। एक सवाल आया है एक्सिस बैंक को लेकर, जैन साहब प्रकाश रंजन साहब पूछ रहे हैं करना क्या चाहिए इसमें, और ये भी मुझे याद है 900 रुपये 850 रुपये की रेंज से आपने खरीदारी की राय दी थी और क्लासिक तेजी आई थी इसमें, अब क्या किया जाए? सर अब देखिए टारगेट कंप्लीट हो गए, 1193 का आखिरी टारगेट था, उसके ऊपर ब्रेकआउट जरूर दिया था, बट आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि अब 1281 तक कंटिन्यू करेगा। पुल बैक आ रहा है, एक बार के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पूरी ना सही तो आधी कम से कम बुक कर लीजिए। डिप्स पे ये स्टॉक वापस री एंट्री का मौका देंगे और फिर नई तेजी बनाएंगे, तो एक्सिस बैंक एक बार बुक करना चाहिए। नीचे में 1155 1123 इस रेंज में जब मिलेगा तो वापस से री एंट्री बनेगी। तो 1155 1123 इन जोन्स के आसपास आप एक बारी ज़रूर नज़र रखिएगा। इसके अलावा एल&टी फिनेंस पे लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी सवाल पूछ रहे हैं, 154 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है, और CSC 146 रुपये के दाम पे खरीदारी है, करना क्या चाहिए इन दोनों में? देखिए इत्तेफाक से मैंने एल&टी फाइनेंस का ही चार्ट खोला था, क्योंकि लेवल आ रहा था जहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए थी, तो मैं बोलने ही वाला था कि 180 195 की जो शॉर्ट टर्म रेंज है जहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो रेंज आ रही है। 178.50 का हाई बन चुका है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एक बार 75% अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें, यहाँ पे 25% पोजीशन को थोड़ा सा खींचे, 185 190 अगर मिला तो उस पर प्रॉफिट बुक करेंगे। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी बहुत अच्छा मौका है, इस प्राइस पे तो नहीं, लेकिन अगर यहाँ से डिप मिले या यहाँ पे कंसोलिडेट करे तो दोबारा री एंट्री का मौका मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो पैटर्न डेवलप हो रहा है वो 500 रुपए तक का डेवलप हो रहा है। अगर ब्रेकआउट 195 200 की रेंज बनती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 500 मिल जाएगा। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मोमेंटम एक्सटेंड हो चुका है, यहाँ पे एटलीस्ट 75% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरा CSC में भी पैटर्न का ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस 149 दोनों निकला है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो एक बार हाई लाइकली है कि ये काउंटर आपको 175 तक अपसाइड दे सकता है, तो 174 175 के लिए रुक सकते हैं। क्वांटिटी अगर है तो थोड़ी सी धीरे धीरे क्वांटिटी पील ऑफ करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उतनी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है काउंटर में। या तो धीरे धीरे करके 175 74 जाएगा, या फिर मिड वे कहीं भी थक के वापस नीचे आने लगेगा, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पील ऑफ करते रहना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पील ऑफ करते रहिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए रहेगी। प्रवेश मालवीय साहब हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से। मालवीय साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार मालवीय जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे दो सवाल हैं। पहला तो अभी मैंने अदानी पावर लिया था 30 शेयर से मेरे पास 508 के प्राइस पर। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा सर से ये है कि सर ने जैसे रिकमेंड किया था लॉन्ग टर्म के लिए IOC गेल एल&टी फाइनेंस, तो अभी मैंने इनको लेके रखा हुआ है 300 क्वांटिटी आसपास कुछ है, तो इन्हें मतलब अप एंड डाउन जो मार्केट में होता है उससे थोड़ा सा डर लगता है, तो क्या इनसे इस तरह इसको किससे फियर को दूर करा जा सके कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इनको होल्ड करना है सर। मालवीय साहब एक चीज़ पूछूं आपसे, आप कभी गाड़ी ड्राइव करके या बाइक ड्राइव करके शहर से बाहर गए कभी? ज्यादा तो नहीं जाता हूँ सर मैं। कभी गए हैं? एक आध बार 2 बार? हाँ जी 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 सर, गया हूँ, ऐसा गया हूँ। तो आप जब निकलते होंगे तो रास्ते में ट्रैफिक मिलता होगा? बिल्कुल सर। तो आप गाड़ी वापस मोड़ के घर ले आते हैं? नहीं सर। सर लॉन्ग टर्म स्टोरी भी ऐसी होती है, हर बार कुछ सालों में शेयरों में सेल लगती है, वो शेयर नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर वापस घूम घाम के न्याय बनाते हैं। क्या अल्ट्राटेक ने आज जो ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, पहली बार हुआ है जो अल्ट्राटेक 11,000 छू के नीचे आया, 100 बार ऊपर नीचे किया है। JK सीमेंट, श्री सीमेंट, बजाज हाउसिंग या बजाज फिनेंस या HDFC बैंक, सब में ऐसे ऐसे आते रहते हैं उतार चढ़ाव। अब रही बात आपके शेयरों में क्या करना है, वो जैन साहब ही बताएंगे। जैन साहब, अदानी पावर इन्होंने 508 रुपये के दाम पे लिया हुआ है, तो पहली चीज़ तो ये भी क्या वही कैटेगरी में आता है, देर लगी लेकिन आएगा, क्योंकि बहुत समय से हम इस पर बात कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, एक सवाल। दूसरा, L&T फाइनेंस, IOC गेल ये सब लिया हुआ है इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन से घबरा जाते हैं, करें क्या?
देखिए सर, इस चीज पे मैंने 2 बार 3 बार शो में इंडिकेट किया है कि लोग बोलते जरूर हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन मानसिकता ट्रेडिंग की होती है। जब तक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आप अपना क्लियर नहीं कर लेंगे, तब तक बाजार में आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी। मेरी मानसिकता बहुत क्लियर है कि मैं शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर हूँ। बाजार जब बाहर रख रहा है, मैं बाहर बैठा हूँ, मैं कैश पे बैठा रहूंगा। जब बाजार अपॉर्चुनिटी देगा, मुझे फटाफट 15-17% चाहिए। ऐसे अगर 4-5 ट्रेड भी हो गए तो 100% रिटर्न आ जाता है। तो पूरे साल में मेरे को 4-5 चाहिए, तो मेरी एटलीस्ट साइकोलॉजी क्लियर है। तो अपनी साइकोलॉजी क्लियर कर लीजिए तो आप बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लेंगे लॉन्ग टर्म शेयर, आप एक्सपेक्टेशन करेंगे कि फटाफट चल जाए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको लॉस देगा, शेयर बाजार लॉस नहीं देगा। जहां तक इसकी अदानी पावर की बात है, वापस से इसने अपना जो शॉर्ट टर्म टारगेट हमने डिस्कस किया था अदानी पावर का 580 के अराउंड का, वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है। एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेग में कंसोलिडेट करके जब चलेगा, ब्रेकआउट दोबारा से आएगा, तो हम मनी 9 पे वापस डिस्कस कर लेंगे। बट जिसने 480-530 की रेंज में लिया है, मेरे कहने पे 580 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है 580 के आसपास। एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। केल आईओसी ये सब लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। अगर शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट मिल रहा है और घबराहट हो रही है तो एक बार बुक कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। स्टॉक्स में नए ऑल टाइम हाई बहुत आराम से बनेंगे। ओके, तो आप लंबी अवधि के हिसाब से सोच रहे हैं तो लंबी अवधि के निवेशक हैं, छोटी अवधि के हिसाब से सोच रहे हैं तो ट्रेडर हैं। सो आप तय कर लीजिए पहले आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, उस तरह से ही आप काम कीजिएगा। सज्जू सिद्दीकी साहब का एक सवाल आया, कई दिन से पूछ रहे हैं, बायोकॉन इन्होंने ले रखा है 370 रुपये के दाम पर, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए इसमें जैन साहब? देखिए, बायोकॉन में शॉर्ट टर्म में ट्रिपल बॉटम बना है 303 रुपए पे, और धीरे धीरे करके काउंटर 353 तक आ जाएगा। 353 के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं निकला तो ये वापस आके 303 इस बार तोड़ेगा और फिर बहुत नीचे आएगा। तो 353 पे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ब्रेकआउट दे रहा है कि ब्रेकआउट फेल कर रहा है। 353 आ रहा है, वहां पे सवाल पूछना चाहिए। तो आपको एक राय दी गई है, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। एपेक्स हैंडल से जीएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर एक सवाल आया है, 1250 शेयर ले रखे हैं 303 रुपए के दाम पे, करना क्या चाहिए जैन साहब इसमें? एपेक्स फ्रोजन? नहीं, एपेक्स का तो हैंडल है, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा सवाल है इनका। सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा शॉर्ट टर्म में 331 के अराउंड 330 के अराउंड जो अपन रिकमेंड कर रहे थे कि प्रॉफिट बुक कीजिए, डिप्स पे बाई करना चाहिए। डिप वापस मिल रही है, 276 के अराउंड डिप मिल जाती है तो बाई करके रख लेना चाहिए। थोड़ा सा और समय देंगे इसको। पहले तो 220 के ऑड लेवल से बहुत बेहतरीन बाउंस बैक आया है, कंसोलिडेशन की एक रेंज बन रही है। नेक्स्ट लेग में 360 रुपए जो ऑल टाइम हाई है उसको टेस्ट करेगा, वहां पे फिर नेक्स्ट कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो स्टेयर के इस फैशन में ऊपर चल रहा है, एक लेग रैली लेता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ रैली लेता है। तो पहली लेग कंप्लीट हुई है, कंसोलिडेशन है, नेक्स्ट लेग में 360 रुपए मिल जाएगा। तो 360 रुपए तक नेक्स्ट लेग में ये शायद आता हुआ दिखाई पड़े। बातचीत करने के लिए सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं बागपत से। सागर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सागर जी, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके और क्या स्थितियां अभी? मैं अच्छा हूँ जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल है एचएल पे। मेरे पास एचएल के 18 शेयर हैं 4500 के भाव पे सर। ओके, और कितना समय आप सर इसे दे मेरा सकते हो पूरा सागर जो जी? पोर्टफोलियो सर मैं लगभग 3 से 5 साल होल्ड कर सकता हूँ। ओके, लेकिन सर मेरा जो पूरा पोर्टफोलियो अंशुल सर के बताए हुए स्टॉक्स पे रिकवर, मैंने उसमें जो अंशुल सर ने जो बताया है मैं उसी के अनुसार अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। ठीक है। अब केवल एक ही शेयर है सर मेरे पास में एचएल का। तो बाकी सर शेयर मैं कहाँ अंशुल गए? से जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर, वो जिसको मुझे जैसे कि पीएसयू थे उसको मैंने लॉस बुक करके अंशुल सर के बताए हुए जो स्टॉक है जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस, इस तरह से एल&टी फाइनेंस, इसमें मैंने कन्वर्ट कर लिया सर। ठीक है, बस अब एक एचएल बचा है। जी सर। ओके, तो जैन साहब एचएल क्या करना चाहिए? पहले तो इन्होंने अपनी जो पोजीशंस थी उनको शिफ्ट कराया आपके बताए हुए शेयरों में, और उम्मीद है सब में प्रॉफिट भी होगी, सब रिलायंस, आईओसी, एल&टी सब तो चले हैं। सो एचएल में अब क्या करें? सर, एचएल में बाउंस बैक बना है और अच्छा बाउंस बैक बना है। 4444 तक ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा। अगर 4444 निकाला तो फिर 4720 तक जा सकता है।
4720 के बाद फिर इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल स्टार्ट होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड की जो सप्लाई है वो वापस से रिज्यूम होना स्टार्ट होगी। तो एक 50% एक्सपेक्टेशन है कि 44-45 का लेवल निकाल के 4720 तक जा सकता है। तो थोड़ा सा इनको होल्ड करना चाहिए, एक कम से कम 1-1.5 महीने का समय देना चाहिए। तो 1 से 1.5 महीने का समय देना चाहिए और बने रहिए। खराब कंपनी नहीं है और धीरे धीरे अगर कुछ मूव आता है तो शायद कुछ हद तक उसका एक आपका जो लॉस है वो भी कवर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आबिद साहब का एक सवाल आया है, इन्होंने 500 शेयर NACL के लिए रखे थे 103 रुपये पर, जो इन्होंने कल बेच दिए, कल यानी कि 210 रुपये में बेच दिए। अब ये प्रॉफिट में भी हैं, अच्छे खासे डबल कर लिया पैसा इन्होंने अपना। आप क्या राय रखते हैं इसमें? अब इनके पास जो प्रॉफिट है इसको कहाँ इन्वेस्ट करें? मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया, नया शेयर चाह रहे हैं जी। देखिए, अदानी ग्रुप में सुबह अच्छी डिप आई थी। अदानी ग्रीन काफी अच्छी डिप दिया था नीचे में। 20 डे मूविंग एवरेज, मतलब 10-20-50 डे मूविंग एवरेज 926 के राउंड था, उसी को टेस्ट करने आया। तो अदानी ग्रीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा अगर यहाँ पे कैश पे बैठना चाहें तो मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा कैश पे बैठना ज्यादा बेटर है। एक बाजार निफ्टी अगर अच्छी डिप दे दे यहाँ से 200 पॉइंट 250 पॉइंट की, तो वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एकदम अभी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो एशियन पेंट्स में एक अच्छा ब्रेकआउट है। स्टिक टू एशियन पेंट्स, क्योंकि क्रूड की गिरावट की वजह से रिजल्ट भी ठीक ठाक आने चाहिए। तो एशियन पेंट 2594 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। 2418 का रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है। तो हाई लाइकली है कि 2594 आ सकता है। इमीडिएटली लेना है तो एशियन पेंट्स इकलौता अच्छा काउंटर दिख रहा है। थोड़ा सा डिप कैश पे बैठ सकते हैं, या तो 50% एशियन पेंट्स ले लें, 50% कैश रखें, ये ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी होगी। तो आबिद साहब, आपको जैन साहब ने राय दी है, आप एशियन पेंट्स को लॉन्ग कर सकते हैं अगर आप कुछ भी लेना चाह रहे हैं तो। बाकी आप चाहें तो कैश पे बैठ सकते हैं अगर आपको एक पूरी तरह से उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है तो भी। लेकिन एक बढ़िया कॉल आपकी NACL, जिसमें आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, मुबारक हो उसके लिए आपको। इसके अलावा अब कुछ और दर्शकों की अगर बात किया तो हमारे साथ जो अगला सवाल आया है वो आया है प्रोटीन गवर्नेंस को लेकर। सबिया सैयद जी पूछ रही हैं कि ये इतना गिर क्यों रहा है और इसमें करना क्या चाहिए। दूसरा BEL, क्या टारगेट होना चाहिए इसमें? तो प्रोटीन में आज सेकेंड डे ऑफ फॉल है, कोई बहुत बड़ी फॉल तो आई नहीं है। नीचे से रैली भी काफी शार्प किया था, काउंटर ने IPO लो स्वीप किया था 1245 पे। और आप देखेंगे 7 दिन में 24% की रैली है और ऊपर से जरा सा सरका है। तो बहुत कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मेजर सपोर्ट 1414 था, उसको आज टेस्ट करा है। अगर यहाँ से 2-4 दिन 5 दिन कंसोलिडेट करता है तो बहुत बेहतर स्ट्रक्चर बनेगा और नेक्स्ट लेग में ये वापस से अपमूव दे देगा। तो जब तक 1380-1400 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है काउंटर में, ये डिप जो है कंसोलिडेशन में कन्वर्ट होगी और कंसोलिडेशन के बाद वापस से तेजी आ जाएगी। 1380 टूटता है तब फिर स्टॉक में डाउट उठना स्टार्ट होगा। तो जब तक वो नहीं टूट रहा है एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं। दूसरा BEL जो इनने पूछा है, वापस से 306 का लेवल आया है। अगेन डिप पे 257 पर मैं बाय रिकमेंड किया था, वहां से 306 रुपए आ चुका है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए काउंटर से। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। संदीप सरोहास आप पूछ रहे हैं कि इनके पास उदयपुर सीमेंट के शेयर हैं 180 शेयर 28 रुपये के दाम पे, और मन्नापुरम के शेयर हैं 55 शेयर 150 रुपये के दाम पे। करना क्या चाहिए? इनमें से किसमें से निकलें, किसमें से बने रहें? मन्नापुर और उदयपुर सीमेंट। सर, उदयपुर सीमेंट में काफी अच्छी पिटाई ऊपर से हो चुकी है। अगर आप बड़े लॉस में हैं तो एक बार के लिए स्टॉक को एवरेज करके होल्ड कर सकते हैं। जिस भी दिन टेक ओवर की न्यूज आएगी काउंटर में अच्छी खासी रैली डेवलप हो जाएगी, तो एक बार उस स्टोरी को प्ले करना चाहिए। अगर मेजर लॉस में है, अगर रेट के आसपास है तो एक बार निकल के किसी मोमेंटम काउंटर में चले जाइए, पैसा बन जाएगा। क्योंकि ये सीमेंट की स्टोरी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। स्टार सीमेंट में आया था, इंडिया सीमेंट में आया था टेक ओवर की न्यूज, धीरे धीरे बाकी कंपनी में भी आएगी। तो मेरे को तो लग रहा है कि अगर रखते हैं लंबे समय के लिए तो इसमें अच्छा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा मूव आते हुए नहीं दिख रहा उदयपुर सीमेंट में। मन्नापुरम में अच्छा ब्रेकआउट बना था कपनैंडल पैटर्न का 213 पे, वहां से लगभग रैली 245 तक गई थी। उसके बाद से पूरा इनसाइड बार बना है। जो क्लाइमेटिक मूव थी 21 मार्च की, उसके अंदर ही इनसाइड बार चल रही है। तो और कंसोलिडेशन रहेगा इस काउंटर में अभी, और 3-4-5 हफ्ता और कंसोलिडेशन रह सकता है। बट जैसे आपका स्ट्रक्चर है 275 रुपए आते हुए दिख रहा है। ओके,
जैन साहब, एक सवाल आया है, आपके प्रशंसक भी हैं, इन्होंने डॉक्टर रेड्डीज और अमर राजा एनर्जी पर ये एडवाइस मांग रहे हैं, क्या ये बने रहें या निकल जाएं? डॉक्टर रेड्डी बाय दिया था सर। डॉक्टर रेड्डी में हमारी F&O टीम ने आज बाय दिया था, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं इसमें। ऊपर में 1216 रुपए तक का इमीडिएट टारगेट ट्रेडिंग बेसिस का दिख रहा है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अगेन बीइंग ए लार्ज कैप अपना बॉक्स लो नीचे से रिजेक्ट किया है 1035 पे, तो लॉजिकल टारगेट बॉक्स हाई 1400 रुपए का इन्वेस्टर्स के लिए बनता है। जैसे कोटक बैंक में 7-8 महीना लगाया, बॉक्स लो 1600 से 2000 आया, फिर 2000 का ब्रेकआउट देके फटाफट 2200 आया, तो कुछ उसी तरीके का स्लो एंड स्टडी मूव 1400 तक मिलेगी। 1400 निकलने के बाद बड़ी अप मूव मिलेगी। तो इन्वेस्टर हैं तो ऑल टाइम हाई के लिए प्ले कीजिए, ट्रेडर हैं तो 1216 आपका इमीडिएट टारगेट है। और दूसरा का डॉक्टर रेड्डी के बाद इन्होंने एक तो डॉक्टर रेड्डी ले रखा है और दूसरा इनका जो सवाल था वो इनफैक्ट मिस भी हो गया। अमर राजा था दूसरा इनके पास। सर एक्सट्रीमली वीक काउंटर है, हालांकि सपोर्ट 1008 का था, 10 का था, उसको तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक आध हफ्ता समय दीजिए, अगर मोमेंटम बना तो 1100 1150 मिल जाएगा। अगर एक आध हफ्ते में मोमेंटम नहीं बना तो ये काउंटर फिर फ्लैटिश ही रह जाएगा, तो 1-2 हफ्ते का समय दीजिए। तो एक आध हफ्ते या कुछ समय दीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा वीक साइड पे एटलीस्ट दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर्षिल मौजूद हैं अहमदाबाद से। हर्षिल जी नमस्कार। नमस्कार हर्षिल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है जी, लाउड एंड क्लियर। बताइए आपका सवाल क्या है? हाँ, जियो सिम लिए हुए है 225 के प्राइस पे 100 क्वांटिटी और रिलायंस 115 पे। ओके, और कितना समय आप दे सकते हैं हर्षिल जी? लॉन्ग टर्म के लिए, तो कब Long एड ऑन term कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी? ओके, तो क्या करना चाहिए जैन साहब? इनका सवाल है जियो फाइनेंस को लेके। सर जियो फाइनेंस जब 232 निकला था तब से बाई हम बता रहे हैं मनी 9 पे। 262 का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट टेस्ट होने वाला है, अगर चाहें तो 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली 262 निकाल के 298 रुपए का जो टारगेट है, इस पूरे ब्रेकआउट का टारगेट 298 है। 262 केवल रेजिस्टेंस है। थोड़ी पोजीशन फील करना है तो कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट 298 आते हुए दिख रहा है काउंटर।